कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समय समय पर महत्वपूर्ण टॉपिक की कक्षा आपको ऑनलाइन के माध्यम से दी जाती है और इसी क्रम में जो कमिंग परीक्षा विशेषकर बीपीएससी और बिहार के किसी परीक्षा में कुछ तथ्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं वो आपके लिए उपयोगी है। बिहार बजट को समग्रता से पढ़ना चाहिए कमीशन के छात्र को और एक फर्स्ट लाइन फैक्ट्स के रूप में, कॉन्सेप्ट के रूप में जानना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि बजट की शुरुआत विल्सन के समय से हुई और बजट पे भारतीयों को बहस करने का अधिकार 1892 के एक्ट से दिया गया। 1909 के एक्ट में बजट पे मतदान करने का भारतीयों को अधिकार मिला। रेलवे बजट को आम बजट से एक वर्ष समिति की अनुशंसा के आलोक में 1924-25 में अलग कर दिया गया और 93 वर्षों के बाद 2017 के में उसे एक कर दिया गया। बजट का इतिहास वैश्विक स्तर पर काफ़ी पुराना है। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल के समय से बजट की शुरुआत हुई, जो फ्रेंच वर्ड बुजेट से निकला है और जिसका अर्थ होता है आय व्यय का एक विवरणी। हालांकि उस बुजेट का अर्थ था थैला, लेकिन आधुनिक संदर्भ में हम बजट का जो कॉन्टेक्स्ट लेते हैं वो आय व्यय की एक वार्षिक वित्तीय विवरणी के रूप में लेते हैं। संवैधानिक दृष्टि से ये वार्षिक वित्तीय विवरणी ही है। केंद्रीय स्तर पर बजट 112 अनुच्छेद के तहत और राज्य के स्तर पर 202 अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किए जाते हैं। अब हम अपने राज्य स्तरीय बजट में आते हैं। केंद्र स्तरीय बजट के जो ऑनलाइन है वो ऑलरेडी जा चुके हैं, ऑफलाइन में भी इसकी समीक्षा की जा चुकी है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने 13 फरवरी 2024 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में 2,78,425 करोड़ रुपए की बजट को प्रस्तुत किया और जो बजट को प्रस्तुत किया वो हमारे वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री भी हैं, माननीय सम्राट चौधरी साहब ने इसे प्रस्तुत किया और यह पहली बार है जो उनके द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया गया और बिहार के इतिहास में अब तक का यह सबसे बड़ा बजट है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। इससे पहले 2023-24 में जो तत्कालीन वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी सर थे, उन्होंने 2,61,885 करोड़ की बजट को प्रस्तुत किया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16,540 करोड़ रुपए अधिक है। आपका जिस्ट ये है कि आप इसको याद रखिए, 2,78,425 करोड़, इसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा ना भी याद रखेंगे तो भी आपका काम चलेगा। पिछले वर्ष से अब तक का बजट का आकार है तो देखिए धीरे धीरे ये 2016-17 के मुताबिक यही देखिएगा तो ये लगभग दुगुना हो चुका है। तो ये राज्य का बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था का आकार भी है। बजट की प्राथमिकता क्या है? तो बजट की प्राथमिकता है, ये 8 प्राथमिकता है, जिसमें रोजगार तो बिहार में बहार है, ठीक है, रोजगार की बहार है। विशेषकर महिला सशक्तिकरण, विभिन्न वर्गों का कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं ग्रामीण, उद्योग एवं उद्यमिता और पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। बजट की मुख्य बातें क्या हैं? अब तक की सबसे बड़ी बजट है ये। आधारभूत संरचना पे सबसे अधिक फोकस किया गया है। आईटी के क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की कोशिश होगी। पर्यटन में निवेश पर मिलेगी सब्सिडी। स्मार्ट मीटर को बढ़ावा दिया जाएगा और पूरे राज्य में 7 निश्चय भाग 2 लागू किए जाएंगे, जिसके लिए 5,040 करोड़ रुपए का प्रबंधन भी किया गया। हर प्रखंड में एक बहुत महत्वपूर्ण इंडोर स्टेडियम की नींव रखी गई है और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नवीनीकरण ऊर्जा से 35% बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान रखेंगे। इसमें परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है ये, और एक ओवरऑल व्यू होना चाहिए आपके पास। जो वित्त विभाग ने विभिन्न डिपार्टमेंट्स के लिए जो बजट का एलोकेशन किया है
उसको यदि आप सही तरीके से देखिए तो शिक्षा विभाग में 52,639 करोड़ रुपए हैं, और इस तरह से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो सबसे अधिक बजट का एलोकेशन 52,639 करोड़ रुपया वो शिक्षा विभाग को ही किया गया है, जिसे याद रखने की जरूरत है। उसकी तुलना में पशुपालन वगैरह काफ़ी छोटा विभाग है, कृषि 3600 करोड़ का विभाग है, जल संसाधन उससे थोड़ा सा बड़ा है, ग्रामीण विकास और नगर विकास ये भी एक बड़ा विभाग है, जहां 14,296 करोड़ और 11,298 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उनको इतना आवंटन किया गया है। विद्युत को भी 11,422 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस बार एक इम्पॉर्टेंट बात भी है कि खेल विभाग के लिए 183 करोड़ है, लेकिन 150 करोड़ रुपए और 33 करोड़ रुपए उसके जो वेतन मद है उस पर खर्च किए जाएंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। खेल विभाग एक नए विभाग के रूप में उसका गठन किया गया है। अब शिक्षा पे इतनी राशि जो पिछले साल से 3.44% का इजाफा हुआ है, शिक्षा विभाग के लिए ये इम्पॉर्टेंट उपलब्धि है। कुल बजट का ये 18.89% है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान करके रखना है। शिक्षा के क्षेत्र में ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो 30 जनवरी 2034 तक 47,46 करोड़ रुपए बांटे गए हैं, और अब तक 2,58,888 कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस तरह से छोटे छोटे तथ्य हैं जिस पर ध्यान रखना है। शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, वो पटना में एक मॉडल विज्ञान लैब की स्थापना की जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट है। आईआईटी पटना के सहयोग से माध्यमिक विद्यालय में मॉडर्न विज्ञान लैब बनाया जाएगा, जिसमें आईआईटी पटना का सहयोग होगा, जो ध्यान में करके रखना है। तो इस तरह से इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान करके रखिए। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग का कुल बजट 8,238 करोड़ रुपए का लगभग है, जिसमें समाज कल्याण, वृद्धजन, विधवा, दिव्यांगजन के लिए 6 प्रकार की पेंशन की संचालन करती है। सामाजिक सुरक्षा योजना एक इम्पॉर्टेंट योजना है। ऊर्जा विभाग जल जीवन हरियाली के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कजरा, ये इम्पॉर्टेंट है। कजरा में ये आपसे पूछा जा सकता है, कजरा लखीसराय में बैटरी स्टोरेज प्रणाली के साथ 185 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा परियोजना का अधिष्ठापन किया जा रहा है। कजरा में किया जा रहा है, तो इसको जरूर याद रखने का प्रयास करिएगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में करके रखना है। और ऐसी कोई भी बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। केवल ग्रिडों के माध्यम से बिहार की कुल विद्युत निकासी क्षमता, इसको याद रखना है, 14,024 मेगावाट हो गई है, और ये इम्पॉर्टेंट है। और सब ग्रिड की संख्या 176। तो ये विद्युत निकासी क्षमता 14,024 मेगावाट हो गई है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ऊर्जा विभाग के लिए जो आपके लिए जानना है कि राजगीर, बोधगया और पटना के कुछ हिस्सों में हरित ऊर्जा के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 24 घंटे हरित ऊर्जा के द्वारा राजगीर, बोधगया और पटना में, उसे आप याद रख सकते हैं। ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिहार में विद्युत की उपलब्धता 9,000 मेगावाट है, ये इम्पॉर्टेंट है, जिसमें 2,486 मेगावाट ये नवीनीकरण ऊर्जा है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। भविष्य में बार्क, बक्सर और नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर स्टेशन की 2 निर्माणाधीन इकाई से लगभग 2100 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, बार, बक्सर और कर्णपुरा। लेकिन इसमें 9,000 मेगावाट में 2,486 मेगावाट नवीनीकरण बिजली की उत्पादन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ऊर्जा विभाग के दृष्टि से राज्य सरकार का चतुर्थ कृषि रोड मैप चल रहा है, 2023 से 2028 तक चलेगा, और कृषि के लिए अलग फीडर के सोलराइजेशन और विद्युत संरचना के निर्माण के साथ साथ 4.80 लाख कृषि पंप सेटों को निःशुल्क नया विद्युत संबंध दिए जाएंगे, और कुछ डेडिकेटेड फीडर होगा जो सौर ऊर्जा से चलाए जाने की योजना है। याद रखेंगे कि एक प्रोग्राम भी चलती है सौर ऊर्जा से आधारित कुसुम,
कुसुम योजना आप परीक्षा के लिए जरूर याद रखिए। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो चुका है, ये अभी भी इम्पॉर्टेंट है और विभिन्न पदों को भरा जाएगा, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। मद्य निषेध 674 करोड़ रुपया मद्य निषेध को ये आवंटित की गई है, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये सब चेक पोस्ट वगैरह बनाए गए हैं तो सो है, कोई नई योजना इससे जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करनी है। कृषि के क्षेत्र में 3600 करोड़ रुपये हम दे रहे हैं वैशाली के बिद्दुपुर में। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वैशाली के बिद्दुपुर में पान विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जा रही है और मखाना के लिए 20 तथा 25 भंडार गृह का निर्माण किया जा रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। यहाँ के 12 चट्टी प्रक्षेत्र में भूमि और जल संरक्षण का मॉडल प्रदर्शन केंद्र की स्वीकृति की गई है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट से इसको याद रखिएगा 12 चट्टी को, ठीक है कि नहीं। कृषि के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जो शिक्षा और शोध संस्थान है उसकी स्थापना होगी, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें। मोटे अनाज पर शिक्षा शोध प्रसार हेतु दीर्घकालीन अवधि की प्रभावी योजना पे काम किए जाएंगे और दलहन तेलहन आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कस्टम हायर सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो ये सब तथ्य के दृष्टि से एक 12 चट्टी इंपॉर्टेंट है और वैशाली का बिद्दुपुर जो पान विकास के लिए इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है। आकस्मिक फसल योजना के तहत ये सब मुख्य परीक्षा के दृष्टि से याद रख सकते हैं। पीटी के दृष्टि से इसमें ऐसे कोई और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है जिस पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। नियुक्ति वगैरह की प्रक्रिया तो लगातार चलती ही रहती है, इन सबको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट, इसके अलावा परिवहन के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन पर विशेष बल दिया जा रहा है। 50% की छूट की व्यवस्था की जा रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। नगर विकास विभाग की दृष्टि से देखिए तो स्मार्ट सिटी मिशन 4 शहरों में भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ, इसको याद रखिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कुछ पैसे आवंटित किए जा रहे हैं इसके शहर के विकास के लिए और नमामि गंगे परियोजना के तहत 27 शहरों में स्वीकृत 37 योजनाओं के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट किए जाएंगे। गृह विभाग वगैरह में नियुक्ति और उसके आधुनिकीकरण के दिशा में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर काम चल रहे हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया के कॉन्टेक्स्ट में ही ये सारी बातें हैं, इसमें ऐसी कोई भी बातें नहीं। हाँ, एक डायल 112 ERS परियोजना के तहत ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ERS परियोजना के तहत उसका जो नंबर है वो कितना है, तो ERS योजना के तहत डायल 112, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 7 निश्चय भाग 2 जो पूरे राज्य में लागू होंगे और 5040 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, तो ये आपको वर्तमान के लिए पीटी के दृष्टि से नहीं, मुख्य परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा नज़र रखने का प्रयास करेंगे। सभी विभाग में नियुक्ति पर काफ़ी फोकस है, जो आप देख ही रहे हैं कि 969 विभिन्न पदों पर सहकारिता विभाग में बहाली की प्रक्रियाधीन है सभी बिंदु पर। तो इस तरह से इन चीज़ों को देखना है और समझना है। उद्योग विभाग के लिए भी जो प्रस्तावित बजट है पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। उद्योग विभाग भी उद्योग से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसको उसके आवंटन में बढ़ोतरी करके और लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो यह सब तथ्यों के दृष्टि से, पीटी के तथ्यों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण है उसकी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। PHED के विषय में फिर वही है, जल आपूर्ति योजना राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, बिहार पेयजल गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानक, ये सब तो ऐसे ही देखने। हाँ, ये याद रख सकते हैं कि ग्रामीण परिवारों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जल आपूर्ति की जा रही है, जो राष्ट्रीय औसत 15 लीटर से अधिक है। इसको आप याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय पेयजल में कितना प्रति व्यक्ति ग्रामीण परिवार को मिल रहा है। इसके बाद गंगा से पानी लेकर बक्सर, भोजपुर, वैशाली, बेगूसराय, पटना, भागलपुर जिलों के जो
1070 आर्सेनिक प्रभावित वार्ड है, उसमें जलापूर्ति के काम किए जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बक्सर, भोजपुर, वैशाली, बेगूसराय, पटना और भागलपुर। 36 लाख प्रधानमंत्री आवास जो है वो पूर्ण किया जा चुका है। ग्रामीण विकास विभाग के क्रम में गोवर्धन योजना एक इम्पॉर्टेंट योजना है, उस पर ध्यान रखेंगे, जो कृषि और पशु के अवशिष्ट से संबंधित है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गोवर्धन योजना, तो उस पर ध्यान रखने का प्रयास करिएगा और बजट आवंटन वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वास भूमि सहायता में मिलेंगे अब 1 लाख रुपए, तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तथ्यों के दृष्टि से। मुख्य बिंदु हैं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना में 660 करोड़ रुपया और हर खेत को सिंचाई के लिए 570 करोड़ रुपया। इसके अलावा कोई ऐसी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है जिसे आप याद कर सकें। अब इसमें एक भाग, ये तो हुआ पहला भाग, और दूसरा भाग आता है जो इसके जीडीपी से जुड़ा हुआ है, जो प्राथमिक घाटा से जुड़ा हुआ है, जो ब्याज भुगतान से जुड़ा हुआ है, पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, तो इसकी भी पूरी जो जानकारी है वो आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो छोटे छोटे ही बनाए जाते हैं जिससे कि आप मोटे तौर पे देख सकें। बहुत लंबा वीडियो देखना भी नहीं चाहिए, और आपके पास उतना समय भी नहीं है, तो स्वाभाविक है कि छोटे छोटे वीडियो को देख करके उसे एक इंटीग्रेटेड रूप में समझने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।